हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। 7 मार्च के वीडियोस हमारे रिमेनिंग थे वो करवा रहे हैं। शिफ्ट 1 का अपलोड कर दिया है। शिफ्ट 2 के वीडियो में देखो क्या क्या क्वेश्चंस मिले थे। पहली पंचवर्षीय योजना का एम आपसे पूछा गया था, बहुत बार बता चुके हैं। कृषि का विकास इसका मेन एम रहा था। जो पहली पंचवर्षीय योजना थी उसका जो टेन्योर था 1951 से 1956 तक था। जो एम रखे गए थे वो बहुउद्देशीय परियोजनाएं थी जो कि कृषि से रिलेटेड थी, जैसे कि आपका हीराकुंड डैम है, भाखड़ा नालागढ़ डैम है। हैरोल्ड टोमर मॉडल पर बेस्ड आपकी ये योजना थी। इसके अलावा हमने आपको वैसे तो पीडीएफ में सारी की सारी विद एम, विद टेन्योर, ग्रोथ, जीडीपी सब क्लियर करवाया है, बट फिर भी अगर आप एक बार सुनना चाहें तो सुन सकते हैं। जैसे आपकी सेकेंड 5 ईयर प्लान थी वो 1956 से 61 थी। करवाना पड़ेगा क्या? वैसे मैं करवा चुकी हूँ। आपको पीडीएफ मिलेगी फाइनल पीडीएफ के नाम से टेलीग्राम चैनल पर, वहां पर आप देख लेना। बार बार लिखाने से देखिए मेरा भी टाइम जाएगा और आपका सबसे ज़्यादा टाइम जाएगा, इसलिए हम आपको सजेस्ट करेंगे टेलीग्राम पर फाइनल पीडीएफ के नाम से एक पीडीएफ पड़ी हुई है, आप वहाँ पर देख लीजिए। हमने पूरा का पूरा मेंशन कर रखा है, आपके प्लान्स, आपका टेन्योर, आपका एम है ना, सब कुछ। इवन मॉडल भी है, हमने मेंशन कर रखा है। सेकेंड 5 ईयर प्लान में जो आपका एम था वो था औद्योगिक विकास की नीति। थर्ड 5 ईयर प्लान जो कि 1961 से 66 तक चला था, वहां पर अर्थव्यवस्था को गति देना था। तो हमने सारा ही करवाया। आपका चौथी पंचवर्षीय योजना जो थी 1969 से 1974 तक थी, जिसका कि एम था आर्थिक विकास और आत्मनिर्भरता। पांचवी पंचवर्षीय योजना अपने कार्यकाल से पहले खत्म हुई थी 1974 से 1978। जो एम रखा गया था वो था गरीबी उन्मूलन और कृषि उत्पादक व आत्मनिर्भरता। देखो बार बार हर चीज लिखाऊंगी नहीं, आपका टाइम ज्यादा वेस्ट होगा, इसलिए ध्यान से सुनो। छठी पंचवर्षीय योजना जो थी 1980 से 85 तक थी, 78 से 80 तक। 2000 आपकी वार्षिक योजना रोलिंग प्लान चला था। आगे चलते हैं। आर्थिक विकास गरीबी उन्मूलन के साथ आपकी नाबार्ड बैंक की स्थापना छठी पंचवर्षीय योजना में हुई थी। जो 7th थी वो आपकी 1985 से 1990 तक चली थी, जिसमें कि आपका गरीबी उन्मूलन, रोजगार, ग्रामीण विकास, सामाजिक सेवा जनता तक पहुंचाना आपका प्लान था। नेक्स्ट है आपकी 1992 से 1997 तक चली थी, जो कि जनसंख्या नियंत्रण के साथ आपका परिवार नियोजन आ गया था, है ना, आपको बताया था हमने। 9th आपकी जो थी वो 1997 से बच्चे कितनी चली थी, 2002 तक। तो सरकारी संस्थानों का कार्यान्वयन आया था उसमें। नेक्स्ट आपकी आती है 2002 से 2007 तक, जहां पर आपका प्राथमिक शिक्षा और कृषि के कार्य, ग्रामीण विकास पर जोर दिया गया। फिर आपकी नेक्स्ट आती है 2007 से 2012, जो कि आपका योजनाओं का विकास करना था। इस तरह से हमने आपको सारी मेंशन करवाई हैं। और आपकी 2012 से लास्ट 11वीं थी 2017। अभी आपकी ये 5 ईयर प्लान एक हो नहीं पाया है, जो कि ड्यू टू कोविड डिसीज की वजह से एक आपका प्लान जो है कैंसिल कर दिया गया है, बट कोई बात नहीं है, हो सकता है आगे हो, ठीक है। तो हमने आपको सारा फाइनल पीडीएफ में करा भी दिया है और ऐसे बोल के बता दिया। राज्य विधानसभा की अधिकतम संख्या आपसे पूछी गई थी बच्चे, टोटल होती है 500। ये हो गई आपकी अधिकतम, और अगर न्यूनतम यानी कि मिनिमम पूछते तो कितनी हो जाती, 60। सही है। ये जो निर्धारण होता है बच्चे, ये किसके द्वारा किया जाता है, ये निर्धारित कौन करता है? संसद के द्वारा आपका ये नंबर जो है निर्धारित किया जाता है। आई होप आपको सब समझ में आया हो। भारतीय संविधान में कहा गया था कि एक राज्य विधानसभा में 500 से अधिक सदस्य नहीं होने चाहिए और 60 से कम सदस्य नहीं होने चाहिए। जो विधानसभा की योग्यता है उसके लिए, अगर आप योग्यता की बात करोगे तो क्या होना चाहिए, आपका जो सदस्य है वो भारत का नागरिक होना चाहिए, कम से कम 25 ईयर का होना चाहिए, है ना। ये आपका विधानसभा की योग्यता होता है ना। चलो आगे। 1975 में आपातकाल कितने महीने के लिए लगाया गया था? 21 महीने तक लगा रहा था। देखिए एक चीज और है, हमने यहाँ पर आपको लिंक्स प्रोवाइड कर दी हैं। जब आप इन लिंक्स को पीडीएफ में ओपन करेंगे तो डायरेक्ट आपको जो ऑप्शन खुलेगा वो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट ओपन होगी। आप अपने इंटरेस्ट, अपने एग्जाम के अकॉर्डिंग उन प्लेलिस्ट पे जा सकते हैं, क्योंकि पहले बच्चों को बता रहे थे उन्हें ढूंढना पड़ रहा था, तो हमने डायरेक्ट प्लेलिस्ट की ही लिंक लगाई है। क्लियर? आप जैसे इसको ओपन करेंगे आपको अपने अलग अलग एग्जाम्स की प्लेलिस्ट एक ही पेज पर मिल जाएंगी। आप अपने एग्जाम के अकॉर्डिंग अपनी प्लेलिस्ट में जा सकते हैं डायरेक्टली। चलिए, तो आपका 21 महीने के लिए बच्चे आपका भारत में आपातकाल घोषित किया गया था। कब से कब तक? तो 25 जून 1975 से लेकर 21 मार्च 1977 तक का आपातकाल था। हो जाएगा। किसके कहने पर लगा था भाई? इंदिरा गांधी जी के। क्लियर?
कोई क्वेश्चन लगे आपको समझ में नहीं आया तो हमको ज़रूर से ज़रूर एक बार कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, ठीक है। ये 1975 है। चलिए, तो आपकी इस अवधि के दौरान 21 महीने की अवधि के लिए प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश भर में आपातकाल की स्थिति लगा दी थी। याद रहेगा, आपातकाल के बारे में हमने आपको तीनों बताए हैं ना, 352 भी बताया है, किसके तहत कब लगा था, अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन दी, बार बार नहीं कराएंगे, आपका टाइम वेस्ट होगा अदरवाइज। नेक्स्ट, कांडला एयरपोर्ट का सॉरी बंदर का जो पोर्ट है हमारा, उसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, इसका नाम आपका रख दिया गया दीनदयाल पोर्ट। कहाँ है, गुजरात में। कैसा बंदरगाह है, एक ज्वारीय बंदरगाह, अ टाइप ऑफ ज्वारीय पोर्ट। क्लियर, ये एक पर्सन के नाम पर आपका रख दिया गया है। इसके अलावा इसके और डिटेल ज़रूरत नहीं है, वैसे अगर मुझे लगेगा तो मैं आपको ज़रूर से ज़रूर बता दूंगी। वैसे पोर्ट्स लिखना चाहेंगे क्या आप, पोर्ट्स लिख लो, क्योंकि पोर्ट्स मैंने वैसे करवाए हैं, पोर्ट्स आपको प्लेलिस्ट स्टैटिक प्लेलिस्ट में मिलेगा, बट यहाँ पर एक बार फिर से लिख लो, क्योंकि अगर पूछा है ना तो हो सकता है आपसे बन जाए। देखो, पोर्ट्स हमारे पूर्वी तट पर है और पश्चिमी तट पर, तो एक बार लिखो पूर्वी तट वाले। आपका हल्दिया पोर्ट है जो कि कहाँ है, पश्चिम बंगाल में। पोर्ट आगे ऐड कर लेना, ठीक है, एक एक शब्द नहीं लिखेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करना है आपका। नेक्स्ट है पारादीप पोर्ट जो कि कहाँ है, उड़ीसा में। नेक्स्ट है बच्चे विशाखापट्टनम, ये सब तो आपने पढ़ रखा होगा, बहुत सारी आपको पता होंगे पोर्ट्स। विशाखापट्टनम आपका आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट है आपका एन्नोर पोर्ट जो कि आपका कहाँ है, तमिलनाडु में। एन्नोर के अलावा तमिलनाडु में एक और आपका पोर्ट पाया जाएगा, कौन सा, चेन्नई, और एक और मिलेगा कौन सा, तूतीकोरिन। क्लियर, ये आपके तीनों कहाँ मिल जाएंगे, तमिलनाडु में। ये हो गए आपके बच्चे पूर्वी वाले, और पश्चिमी वाले भी लिख लो, क्योंकि जब टॉपिक डिस्कशन चल रहा है ना तो लिख ही लो, बार बार कराने का जरूरी नहीं है, याद रह जाता है। कांडला ये आपका कहाँ पर है, गुजरात में, जिसका कि नाम आपका दीनदयाल पोर्ट कर दिया गया है। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, ठीक है, कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। इसके अलावा आपका मुंबई पोर्ट भी कहाँ है, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है आपका मोरमुगाओ, ये कहाँ पर है, गोवा में। मैंगलोर पोर्ट बच्चे है आपका कर्नाटक में। पोर्ट्स में करवा चुकी हूँ, सारे के सारे लिखवा चुकी हूँ स्टैटिक अवेयरनेस प्लेलिस्ट में, ठीक है। कोच्चि है केरल में, आपको यहाँ पर बता दे रही हूँ फिर भी, ताकि आपका एक बार रिवीजन हो जाए। आगे चलते हैं। स्कर्वी रोग के बारे में पूछा गया था कि किस विटामिन की कमी से होता है, विटामिन सी की कमी से होता है। इसका केमिकल नाम आपसे पूछा जा चुका है एग्जाम में, तो क्या हो जाएगा, एस्कॉर्बिक एसिड। क्लियर, पूछा जा चुका है आपका, इसी एग्जाम में पूछा जा चुका है, एस्कॉर्बिक एसिड या अम्ल। ये हो गया आपका नाम। इसके अलावा अगर आप केमिकल फॉर्म की बात करेंगे तो हो जाएगा C6H8O6। क्लियर, विटामिन डी का क्या होता है, कैल्सीफेरॉल। डी का बताया था ना, लिखाना पड़ेगा क्या, भैया बता चुके हैं, सारा बता चुके हैं। B1 आपका क्या हो गया, थायमीन, जितनी जगह उतने बता देते हैं। B2 आपका क्या है, राइबोफ्लेविन, लिखा चुकी हूँ, फाइनल PDF में मिल जाएगा सब बच्चे, सारा करा चुकी हूँ मैं। B3 आपका क्या होगा, नायासिन, और B5 क्या हो जाएगा, पेंटोथेनिक अम्ल। नेक्स्ट आपका B6 क्या होगा, पेरिडॉक्सिन। B7 क्या होगा, बायोटिन। B9 क्या होगा, फॉलेट। B12 कोबलामिन, लिख लो। इधर लिख देती हूँ, थोड़ी सी जगह आपकी कम पड़ जाएगी।
B12 आपकी हो जाएगी कोबालमिन। सी बता दिया है, ओके। डी का लिख लो कैल्सीफेरॉल, ये मैं करवा चुकी हूँ फाइनल पीडीएफ में, एक बार आप फिर से देख लेना। चलो नेक्स्ट चलते हैं। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री पूछे गए थे, तो आपकी श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी हैं। नर्मदा नदी पर कौन सा बांध बनाया गया है? सरदार सरोवर बांध बनाया गया है। कहाँ बना है? गुजरात में। स्टेट हो जाएगा गुजरात और आपका हो जाएगा नवागांव में है। क्लियर? चलो आगे चलते हैं। अच्छा एक बात बताओ, हीराकुंड बांध किस नदी पर है? हीराकुंड बांध जो है आपका महानदी पर बना हुआ है। ये भी मैं आपको करवा चुकी हूँ। कहाँ मिलेगा? स्टैटिक अवेयरनेस प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा। ये डैम मैं करवा चुकी हूँ, शॉर्ट में लिख रही हूँ। चलो, तत्वाद्य यंत्र कौन सा है? देखो तत्वाद्य यंत्र कौन होते हैं? तार वाले यंत्र जो होते हैं, तार वाले वाद्य यंत्र तत्वाद्य यंत्र कहलाते हैं। इसमें होता क्या है, आपका दो बिंदुओं, ध्वनि जो होती है दो बिंदुओं के बीच तार के माध्यम से उत्पन्न होती है, जो कंपन होता है ना उससे। जैसे आपके एग्जाम्पल में आपका क्या हो गया? सितार हो गया है, और सरोद लिख लो, सरोद होता है। इसके अलावा आपका एक तारा हो गया, वीणा हो गया, रुद्र वीणा है, दोतर है, संतूर है, ये आपका सब इसी में आ जाएगा। क्लियर? अब आपको यहाँ पर ऑप्शन में क्या मिला था, आप ऑप्शन के थ्रू चले जाना। अगर किसी को बताना हो तो कोई हमें बता भी सकता है कि मैम ये ऑप्शन में था। कोपा अमेरिका किस खेल का टूर्नामेंट है? ये आपका एक फुटबॉल टूर्नामेंट है। पीएम मोदी ने परम रुद्र कंप्यूटर का उद्घाटन कब किया था? तो 3 परम कंप्यूटर का उद्घाटन किया था। इसके अलावा 2 उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग सिस्टम और इन्होंने उद्घाटन किया था, याद रहेगा। किससे रिलेट? अंतरिक्ष में अध्ययन करने के लिए। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर आपसे पूछी गई थी, 17.04 है आपकी साक्षरता दर। हो जाएगा। पुरुष साक्षरता दर क्या है? 82.14 और महिला साक्षरता दर बच्चे आपकी क्या है? 65.46। 46 नहीं बोलते, पॉइंट्स के बाद सिंगल सिंगल डिजिट काउंट करते हैं। 65.46 बोल दिया था मैंने, आप मत बोलना। सबसे ज्यादा साक्षरता किसका है? केरल का। सबसे कम साक्षरता रेट किसका है? बिहार का। हो जाएगा। जनगणना के बारे में हमने आपको पहले बताया था। पहली पूर्ण जनगणना, फर्स्ट, अगर पूर्ण जनगणना की बात होगी क्या बताया था, किसके द्वारा आयोजित की गई थी? 1872 में। किसके द्वारा? लॉर्ड मेयो के द्वारा आयोजित की गई थी आपकी। लेकिन जो पहली आधिकारिक होगी, फर्स्ट आधिकारिक, वो किसके द्वारा? इन 1881 लॉर्ड रिपन के द्वारा। दोनों में कंफ्यूजन मत रखना, मैंने इसलिए आपको लिखा दिया है। कंफर्म? चलो, जो 2011 की जनगणना हुई थी वो कौन सी जनगणना कहलाई? 15वीं। ये भी याद रहेगा। चलो, जितना इंपॉर्टेंट लगता है ये भी हमने आपको करवा दिया है सारा। कहाँ मिलेगा आपको? फाइनल पीडीएफ में। फाइनल पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी? टेलीग्राम पे, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा अगर कोई नया बच्चा है तो। फुल फॉर्म आया था बच्चे किसका? E3 का, तो इकोनॉमी, एनर्जी एंड एनवायरमेंट हो जाएगा। खरीफ की फसल पूछी गई थी आपसे, आपको कई टाइप मिल जाएंगे। धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंगफली हो गई, गन्ना, सोयाबीन, उड़द, तुअर, ठीक है। ये हो जाएगा आपका। चावल भी हो जाएगा, और आपको ऑप्शन में शायद चावल मिला था। आपको ये फसल वाला तैयार करना चाहिए, क्योंकि देखो भारत में फसल के कितने मौसम? 3। कौन कौन से? रबी की फसल, फिर आपकी आ जाती है खरीफ की फसल। थोड़ा सा क्लियर लिख देती हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट ले पाए। 3 फसल होती हैं। थोड़ा सा छोटा आएगा, ठीक है, छोटा छोटा सा लिखते हैं। पहला आपका क्या? रबी की फसल। सेकेंड आपकी खरीफ की फसल, एंड थर्ड वन जायद की फसल। इतना फर्क है। खरीफ की फसल की आप बात करोगे तो ये कब? मानसून के साथ में ये फसलें उगाई जाती हैं, और जो इनकी कटाई होती है वो कब होती है? सितंबर अक्टूबर में। दिखाना पड़ेगा।
ये वैसे एक काम करो यार, लिख ही लो। बोई कब जाती है? मानसून में। और जो कटाई होती है वो होती है आपकी सितंबर से अक्टूबर में। आपकी जो खरीफ की फसल आएगी बच्चे, वो क्या आएगी आपका यहाँ पर मेंशन है, ठीक है। तो मैं ये वाली लाइन नहीं दिखा रही हूँ। आपका खरीफ की फसल में आ जाएगा धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, अरहर, मूंग, उड़द, कपास, जूट, मूंगफली और सोयाबीन। सही है। चलो नेक्स्ट है आपका रबी की फसल। बोई कब तक जाएगी आपकी? अक्टूबर से दिसंबर तक बोई जाती है। अगर आप कटाई की बात करेंगे तो इसकी जो कटाई होती है वो अप्रैल से जून होती है, अप्रैल से जून तक होती है। इसमें जो आपकी फसल आएगी, फसल के लिए एग्जांपल मैं लिख देती हूँ, आपका आ जाएगा गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों। क्लियर। और आपकी जो जायद है ये बच्चे बोई जाएगी गर्मियों के टाइम पे, याद है। चलो इसमें जो एग्जाम्पल आएगा वो क्या आ जाएगा आपका जायद की फसलों का? तरबूज, इसके अलावा आपका कस्तूरी हो गया, ककड़ी हो गया, सब्जियां हो गई, जगह कम है थोड़ी सी, और चारा वगैरह हो गया। ये आपका आ जाएगा जायद की फसल में, ठीक है। तो थोड़ा सा डिटेल मैंने आपको दे दिया है, बाकी आपने तैयार कर रखा होगा, हमें यकीन है। चलो, संविधान में राज्य की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए धन किस आयोग के माध्यम से दिया था? वित्त आयोग के द्वारा। देखो भैया जी, बात क्या है, वित्त आयोग का गठन जो है वो हुआ था 1951 में। क्लियर। आर्टिकल 280 के तहत आपका क्या डिसाइडेड है कि हर 5 साल में इसका गठन होगा, और अ टाइप ऑफ संवैधानिक निकाय, संवैधानिक निकाय है। आपसे जो क्वेश्चन बन रहे थे ना, कौन सा संवैधानिक निकाय है, गैर संवैधानिक निकाय, ये आपका संवैधानिक निकाय में आएगा। इसकी गठन स्थापना जो हुई थी सबसे पहले वो 1951 में हुई थी, और आर्टिकल 280 के तहत आपका हर 5 ईयर में इसको गठित किया जाता है। हो जाएगा। चलो, 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन में किसका शासन था? महारानी विक्टोरिया जी का शासन था। मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया तब भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? इंदिरा गांधी जी थी भारत की प्रधानमंत्री। कब से कब तक? 1966 से 1977 एंड अगेन 1980 से 1984। याद रहेगा। और इनके कार्यकाल के दौरान क्या हुआ था? भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ 1971 का युद्ध जीता था, बांग्लादेश का निर्माण हुआ। याद रहेगा। उदारीकरण की परिभाषा आपसे पूछी गई थी। देखो, ये उदारीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें कि आपका जो निवेश होता है, उत्पादन होता है, मूल्य है, जो आपकी इंटरेस्ट रेट है ना, लोन्स हैं और फॉरेन एक्सचेंज है, उस पर से नियंत्रण को समाप्त कर दिया जाता है या इसको रिमूव कर दिया जाता है, आपको एक तरह से डिस्काउंट दिया जाता है, वो आपका उदारीकरण कहलाता है। मौर्य काल में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? ग्राम कहलाती है। देखो, मौर्य प्रशासन पढ़ना, मौर्य प्रशासन मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ, मैंने आपको अभी करवाया नहीं है। मौर्य प्रशासन एक बार तैयार कर लो, क्योंकि इससे बहुत क्वेश्चन बन रहा है। कैसे बन रहा है? जैसे कि आपके राज्य के 7 तत्व पूछ लेता है। राज्य के 7 तत्व कौन से हैं? क्या बताओगे? पता है? आपका राजा हो गया, मित्र हो गया, दुर्ग हो गया, आमत्य हो गया, जनपद, कोश और सेना। याद आया? कुछ पूछ लेते ना, आमत्य का कार्य क्या है? इसका सैन्य प्रशासन पढ़ना है, न्याय प्रणाली पढ़नी है, स्थानीय प्रशासन भी पढ़ना है, ग्रामीण प्रशासन भी पढ़ना है। तो अगर आप कर सकते हैं तो ये कर लीजिए। राज्य के 7 तत्व जो है वो बताइए, तो हम आपको लिखा देते हैं, या आपको इसकी डिटेल, हम एक काम करते हैं टाइम बचाने के लिए, इसकी जो डिटेल है हम आपको टेलीग्राम पे पोस्ट कर देंगे। क्लियर, ताकि आपका टाइम बचे थोड़ा सा। 7 तत्व सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। अभी आपका अमात्य या कुछ पूछा गया था, तो ये ध्यान रखना है। कौटिल्य के अकॉर्डिंग हुए थे सप्तांग सिद्धांत, या इसको बोलते हैं। यहाँ पर लिख लो तो आपको याद रहेगा कि ये भी कराना है। कोई मुझे याद दिला देना एक बार फिर से, अगर मैं भूल जाऊं तो। सप्तांग सिद्धांत जिसमें कि आपका राजा, मित्र, दुर्ग, अमात्य, जनपद, कोश और सेना आएंगे, इनके कार्य भी हम आपको बता देंगे। क्लियर। चलो, किस एक्ट को गैंगिंग एक्ट के नाम से जाना जाता है? तो आपका ये हो जाएगा मुंह बंद करने वाला अधिनियम। एक बार ऑप्शन के थ्रू जाइए, ऑप्शन में आपको क्या मिला था। ठीक है, तो यहाँ पर हमने अपने हिसाब से मेंशन किया है आपको इसको।
मुंह बंद करने वाला अधिनियम भी कहते हैं, या वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम 1878 याद है ना, उसको भी जाना जाता है, इसलिए आप एक बार ऑप्शन के थ्रू जाइएगा। पंचतंत्र बुक के लेखक पूछे गए थे आपसे। पंचतंत्र लिखी गई है विष्णु शर्मा जी के द्वारा। क्या है? तो ये पशु दंत कथाओं का वर्णन है, इसमें पशु दंत कथाएं लिखी हैं और बहुत ही फेमस है अगर किसी ने पढ़ी हो तो। आगे चलते हैं। किन दो राशियों में राशियों का एसआई मात्रक जो होता है, एक होता है गति और वेग। अच्छा एक बात बताओ, गीत गोविंद पूछा जा चुका है, गीत गोविंद की रचना किसने की? तो ये आपका जयदेव के द्वारा लिखा गया है, महाकाव्य है, ये पूछा जा चुका है, इसलिए मैं आपको यहाँ पर बता दे रही हूँ। चलो आगे नेक्स्ट चलते हैं। रुद्रदमन को किसने हराया था? स्कंदगुप्त के द्वारा हराया गया था। किस सरकार के द्वारा स्वर्ण सिंह समिति का गठन हुआ? इंदिरा गांधी सरकार के मंत्रिमंडल के द्वारा ये गठन हुआ था। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अध्यक्षता में हुआ था। ये आपको ध्यान रखने वाली बात है, क्योंकि इसमें आपके मौलिक कर्तव्यों को लेकर डिस्कशन हुआ था। कब हुआ था? स्वर्ण सिंह समिति की अगर स्थापना की आप बात करेंगे तो 1976 में हुआ था, जो कि हमने आपको पहले भी बताया था। किसके द्वारा? इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा। प्राथमिक उद्देश्य क्या थे? मौलिक कर्तव्य। यहाँ पर उद्देश्य अगर लिख लोगे, लिख लो, याद रहेगा। किस पर बेस्ड थी? मौलिक कर्तव्य पर। तो स्वर्ण सिंह सिद्धांतों के आधार पर आपका जो 42वां संशोधन हुआ था 42 वाला, कब? 1976 में। इसके अकॉर्डिंग आपके पार्ट 4 में, भाग 4A में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया। हमने आपको पहले ही बताया था। समिति की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? सरदार स्वर्ण सिंह के द्वारा। और 42वें संविधान संशोधन को क्या बोला गया? लघु संविधान। ये भी हमने आपको बताया था, कॉल्ड लघु संविधान। छोटी छोटी सी चीजें हैं जो आप छोड़ देंगे और वही आपसे एग्जामिनर पूछ लेगा भैया, तो बहुत सोच समझ के पढ़ना है चीजों को, ठीक है। आगे चलते हैं। अहिंसक विरोध दिवस कब मनाया गया? अहिंसक विरोध दिवस आपका 6 अप्रैल 1919 को मनाया गया। क्यों? क्यों? ये रॉलेट एक्ट का था, रॉलेट एक्ट का अहिंसक दिवस था, जो कि आपका 6 अप्रैल 1919 को मनाया गया। क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक का गठन पूछा गया था, किस अधिनियम के तहत हुआ था? आरबीआई एक्ट 1934 के तहत आपका इसका गठन किया गया था। और अगर राष्ट्रीयकरण पूछ लेता, नेशनलाइजेशन आपका पूछ लेते, तो कब हुआ था? 1 जनवरी 1949 को। क्लियर? 1949 को आपका इसका नेशनलाइजेशन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। सतपुड़ा पर्वतमाला से कौन सी नदी निकलती है? नर्मदा नदी निकलती है आपकी सतपुड़ा और विंध्य हिमाचल के बीच से। हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं। किस आर्टिकल के अनुसार नगर पालिका में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित है? आर्टिकल हो जाएगा आपका 243T। इसके अलावा आपका जो मनरेगा हमने पढ़ा था, उसमें भी एक क्वेश्चन रहा था कि महिलाओं की कितनी भागीदारी है, तो 1/3 महिलाएं वहां भी काम कर रही थी, बताया था ना। चलो, तो आपकी लगभग 1/3 महिलाएं तो सब में ही आती हैं। अलग अलग आर्टिकल जैसे 243Q है, बताना पड़ेगा क्या? एक काम करो, मैं बोल देती हूँ, आप सुनो। 243Q जो है उसमें आपका नगर पालिकाओं का संविधान के बारे में बताया गया है। 243R है, उसमें आपकी नगर पालिकाओं की संरचना बताई गई है। 243S में वार्ड समितियों का गठन है। 243 में सीटों का आरक्षण किया गया है, जिसमें कि आपका महिला जो है 1/3 रहेगी, बाकी 2/3 क्या रहेगा? आपका पुरुष रहेगा। नेक्स्ट 243U आपकी नगर पालिकाओं की अवधि से रिलेटेड है। 243V अयोग्यता के लिए प्रावधान है। 243X आपका कर लगाने की शक्तियां निहित करता है। 243Z नगर पालिकाओं के चुनाव से रिलेटेड है। इस तरह से आपके आर्टिकल्स हैं जो मैं फिर कभी आपको लिखा दूंगी। आगे चलते हैं। बाजीराव द्वितीय का दत्तक पुत्र कौन था? नाना साहेब जी थे बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र। पिता थे नारायण भट्ट और माता थी गंगाबाई। चलो 42nd जो संविधान संशोधन 1976 था, उसके अकॉर्डिंग कौन सा आर्टिकल जोड़ा गया था? आर्टिकल 51A को जोड़ा गया था। एक बात और ध्यान रखना, जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था बच्चे, उसके तहत आपका उसको मिनी संविधान भी बोला गया था। प्रस्तावना में संशोधन भी हुआ था, तो ये चीज भी याद रखना, ये मैं आपको एड ऑन इंफॉर्मेशन बता रही हूँ। प्रस्तावना में संशोधन हुआ था।
इसमें आपके 3 शब्द जोड़े गए थे, ये ध्यान रखो। कौन सा 3 शब्द थे जो जोड़े गए? समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष को जोड़ा गया। इसके अलावा जो आपका एक शब्द और जोड़ा गया था वो जोड़ा गया था अखंडता। ठीक है, ये आपके 3 शब्दों को जोड़ा गया था। चलो आगे चलें। देखो, प्रस्तावना के बारे में अगर आप बात करोगे तो प्रस्तावना हमारा क्या कहलाता है? भारतीय संविधान का परिचय पत्र कहलाता है एक तरह से। भारतीय, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको लिखा देती हूँ जो मुझे लगता है एग्जाम ओरिएंटेड है। ठीक है, और संविधान के द्वारा इस प्रस्तावना को अपनाया कब गया था? तो 26 नवंबर 1949 को आपको इसका अपनाया गया था। क्या? प्रस्तावना। क्लियर? चलो आगे चले। चलो, मंजीरा किससे बनता है? यहाँ पर जो आपको ऑप्शन मिला था बच्चे, वो मिश्रित धातु मिला था। आपको ये नहीं दिया था कि पीतल या कांस, वैसे तो दोनों को मिला के बनता है, तो मिश्रित धातु दिया था। आप ये मेटल स्पेसिफाई नहीं किया गया था कि कौन सा मेटल यूज होता है, बट हमने आपको यहाँ पर मेटल यूज बता दिया है मिक्स करके। तो आपका पीतल और कांसे की मिश्रित धातु से बना एक कटोरी टाइप का गोल यंत्र होता है ना, गाँव में तो देखा होगा ना, मैंने तो देखा है भाई, आपका पता नहीं। आगे चलते हैं। 2024 के गणतंत्र दिवस समारोह के लिए भारत ने किसको अतिथि देश बनाया? फ्रांस को बनाया था। फ्रांस के राष्ट्रपति जी आए थे, इमैनुअल मैक्रो। 2024 के गणतंत्र दिवस समारोह पर। चलिए, और ये क्या 6 टाइम ऐसा हुआ था जब कोई फ्रांसीसी नेता हमारे मुख्य अतिथि बने थे। ज्ञापन समझौता पूछा गया था किन दो देशों के बीच में? भारत और नेपाल के बीच। किन दो देशों के बीच? असैन्य परमाणु समझौते पर साइन किया गया भारत और अमेरिका के बीच में। बांसुरी वादक पूछे गए थे जिनको हाल ही में ग्रैमी अवार्ड दिया गया था, राकेश चौरसिया जी। इसके अलावा आपसे एक और बांसुरी वादक पूछे गए थे बच्चे, अगर याद हो, हरि प्रसाद चौरसिया जी, वो भी आपके बांसुरी वादक हैं। याद है कि नहीं? भूल गए? भूलो मत भैया जी, भूल जाओगे तो गड़बड़ हो जाएगा। एक आपका फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन कंफर्म नहीं है। आज का सेशन यहाँ पर खत्म करते हैं। शिफ्ट 3 की वीडियो कुछ टाइम में अपलोड करेंगे। कोशिश करेंगे लेट नाइट वर्क करें तो 9 और 10 11 तीनों की वीडियो अपलोड कर देते हैं, क्योंकि सेशन मेरी थोड़ा गलती की वजह से काफ़ी लेट चल रहा है। आपसे उम्मीद करते हैं कि आप लोग साथ में बने रहेंगे। क्लियर? चलिए, जिन बच्चों का एग्जाम है उनका बेस्ट ऑफ लक, आगे तैयारी करते रहो। अच्छा, ये देखो एक बात और करो, जिन बच्चों का एनटीपीसी एग्जाम है ना, फर्स्टली अपने नोट से रिवाइज करो, कोशिश करो कि कोई भी पॉइंट छूटे नहीं। जो चीजें आपको याद है वो तो आप नहीं भूलेंगे ना, आपको पता है जो अच्छे से याद है। जिस बच्चे को और याद नहीं हो रहे हैं, अगर मैं अपना तरीका बताऊं तो मैंने क्या किया था, चार्ट पेपर कमरे में भाई दिवाले हैं, चार्ट पेपर पे, इतना बड़ा चार्ट पेपर होता है, आपको जो चीजें याद नहीं होती हैं आप वहां पर अपनी आंखों के सामने टेबल पे बैठते हैं, चेयर पे बैठते हैं, सामने लेके टांगना है कि भारत पाक युद्ध कब हुआ था, पानीपत का युद्ध कब हुआ था पहला, चौसा का युद्ध कब हुआ, आपको ये सारा लिख के टांग लेना है। पता है क्या है, मेरे साथ जो एक्टिविटी हुई थी, मैं देखती थी जैसे कि बैठी चेयर पे बैठे हुए सामने एकदम से नजर पड़ती थी चार्ट पे, तो एक बार अपने आप से प्लासी का युद्ध देखा, फिर उसके नीचे आगे वो देखा, तो ये आंखें थोड़ा सा देखती रहती ना चीजों को, तो चीजें जल्दी याद होती हैं। आपने देखा है, आप कोई चीज सुनते हैं, ठीक है, और इसके बाद वो देखते हैं और देख के सुनते हैं एक साथ, जैसे कि आपको मूवी मूवी देखते हो ना, देखते के साथ साथ सुनते जाते हो ना, आपको एक डायलॉग याद रहता है कि यार ये सीन था, ये डायलॉग था, है ना, याद होता है ना, बस वही सेम चीज है। देखना है बस, चीजें देखने से बार बार आंखों के सामने आती है तो वो रिवाइज होती रहती है कहीं ना कहीं। जो चीज में कमी है, जो टॉपिक तैयार नहीं है, आप ये एनटीपीसी में टाइम है, कोशिश करो जो याद है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो कम चीज वीक है आपकी उस पर फोकस करो। अब आपके पास बहुत एक एक दो बच्चों की समस्या अब ये भी आ रही, सुनो। हाँ, जैसे कि हिस्ट्री है, ठीक है, हिस्ट्री की बच्चे ने 4 बुक्स ले रखी हैं। क्लियर? अब उसको इस टाइम पे समझ में नहीं आ रहा कि हमें पढ़ना किससे है। तो बताओ, बुक आप कोई भी लेते हो बच्चे, कोशिश ये करो जो टॉपिक पढ़ते हैं, अगर मैं अपनी स्ट्रेटेजी बताऊं, जैसे कि मैंने हिस्ट्री उठाई तो मैंने उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, ठीक है, हमारी आधुनिक और बीच वाली, मध्यकालीन और आधुनिक और पहले वाला सारा अलग कर लिया। फिर उसके बाद में मैं उसको पार्टिसिपेट कर देती हूँ, जैसे कि आपका बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है, ये धर्म सारे अलग, मैं अपनी स्ट्रेटेजी बता रही हूँ, मैंने ऐसे पढ़ा था, तो ये अलग कर दिया। इसके बाद आपका और कुछ आता वो अलग कर दिया, थोड़ा थोड़ा फ्रैक्शन में पार्ट्स को डिवाइड किया, मतलब उसको उसको ही सेक्शन वाइज, सेक्शन में भी सेक्शन बना के मैंने किया हुआ था।
फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ये आपने देखो 12th तक पढ़ रखी है, बहुत ज्यादा इशू नहीं आने वाला है। अब अगर कोई ऐसा बच्चा है जो पढ़ के एकदम जैसे 11th से 12th में गया तो 11th का पूरा ही दिमाग से निकाल के डस्टबिन में डाल दे कि हमें पढ़ना ही नहीं है, वो चीज़ अलग है। बट मुझे लगता है फिजिक्स केमिस्ट्री आपका काफी कुछ तैयार होगा, बस रिवीजन की देर है। जो आपको वर्कआउट करना है बच्चे वो करना है ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी। बस यही करो, कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट कर दो अलग, अनुच्छेद, आर्टिकल ये सब अलग तैयार कर लो। पॉलिटी का एक एक चीज अलग कर लो, जैसे कि आपको विधानसभा के बारे में पढ़ना है वो अलग आपने पढ़ लिया है ना। मैं जो करती हूँ, देखो मैं अपनी स्ट्रेटेजी बताती हूँ, बाकी हर बच्चे का अपना अलग तरीका है पढ़ने का। वो कोई बच्चा ऐसा भी होता है जो हिस्ट्री पॉलिटी एक साथ पढ़ता है, कोई ऐसा भी है जो हिस्ट्री का एक सेक्टर पढ़ता है और एक ज्योग्राफी का पढ़ता है। टेंशन वाली कोई बात नहीं, कोई एक बुक से पढ़ो, सब मत पढ़ो। अगर खुद के हैंड रिटन नोट्स हैं तो मैं लिख के दे सकती हूँ, आपको चीजें याद ही हो जाएंगी। जब आपने हाथ से लिखा है वो आपको सबसे पहले तैयार होगा, क्योंकि आपने उसको समराइज करके लिखा है ना। एक बुक उठाओ, उससे कोशिश करो कि जो टॉपिक पढ़ रहे हो वो पूरा खत्म हो। अगर डाउट लगे तो उस टॉपिक को सर्च कर लो एक बार गूगल पे या कहीं भी, कुछ छूटा तो नहीं है आपसे। प्रैक्टिस मॉक जरूर देना शुरू करो अभी से। ऐसा नहीं है एनटीपीसी के जो बच्चे हैं अगर आप देंगे तो ना, ऐसा नहीं करना है कि एनटीपीसी के हैं तो आप एसएससी की जीके नहीं देंगे। हमने आपको हमेशा से बोला है जीके आपको किसी भी एग्जाम की देनी, किसी भी सेट का आप जीके उठा लो और कोई भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करते हो, आपकी नजरों के सामने से अगर निकल के गया है तो आपको पूरी उसकी हिस्ट्री पता होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन दिया 4 ऑप्शन, आपने बस ऑप्शन टिक कर दिया और आगे बढ़ गए, ऐसा नहीं है। वो अगर आपसे जनगणना के बारे में पूछ लिया कि जनगणना जो थी वो कौन सी थी, 15वीं जनगणना टिक करके आगे नहीं बढ़ना। एक बार थोड़ा सा दिमाग को 1 मिनट का टाइम दो और तुरंत 15वीं जनगणना का जितना भी फैक्ट था एक बार दिमाग में चला लो, जहां पे अटको वो पॉइंट अलग कर लो कि हमें ये पॉइंट फिर से देखना है। समझ रहे हो, ये चीजें करनी, क्योंकि जो आपको याद है वो आप भूल नहीं सकते हो। फोकस कहाँ करना है, जो आपको याद नहीं है, जो आपको पता नहीं है। वीक सेक्शन है जिनको आप छूते नहीं हो, टच नहीं करते हो कि भैया ये कठिन है हम नहीं करेंगे, उस पर फोकस करना है। थोड़ा भी फोकस करोगे ना आराम से चीजें हो जाएंगी। एग्जाम में टाइम है इसलिए कोशिश करो कि अभी से करो, लापरवाही नहीं, अच्छे से होगा। अच्छा एक बात बताओ, देखो जो जिन बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है वो भी पढ़ के ही दे रहे हैं। जीएस के लिए बच्चे कोई नहीं बोलेगा आपको कि हमारा एकदम 100% तैयार है। देखो मैथ्स में आपका कॉन्सेप्ट अच्छा है, आप कह लोगे हमारा 100% तैयार है, रीजनिंग में भी आप कह लोगे और कर भी लोगे। बट जीएस में कोई ऐसा नहीं है बच्चा जो बोल सके कि हम 100% एक्यूरेट पूरा 100 का 100 कर देंगे, नहीं करते। जीएस का केवल कॉन्सेप्ट बेस्ड है कि अगर आप कोई कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, आप मौर्य काल पढ़ रहे हैं तो आप कोशिश करो मौर्य काल की अपनी तरफ से कोई भी चीज छूटे ना। कोई भी टीचर आपको पढ़ाता है, देखिए मैं किसी टीचर को गलत नहीं बोलूंगी, हो सकता है उससे कोई पॉइंट्स मिस हो जाए, है ना। तो एक बार फिर भी डिपेंडेंट नहीं रहना है, खुद से भी सर्च करना है, ज्यादा नहीं, बस एक चीज, एक लिंक ओपन करो, विकिपीडिया ओपन कर लो, सारी डिटेल देख लो, आपसे कहीं कुछ छूट तो नहीं गया है। कोई रचना, कोई कवि, कोई दरबारी, कुछ छूट तो नहीं गया, अपनी तरफ से 100% दो। बार बार रिटर्न और नोट्स बनाने से बच्चों टाइम वेस्ट होगा, लिखने में टाइम बहुत जाता है। 11th 12th के बच्चे नहीं हो कि एक क्वेश्चन जब तक 10 बार लिख के सॉल्व नहीं करोगे तो आपको स्पीड चेक करनी, वो काम नहीं करना है। नोट्स बनाओ। अगर जो बच्चे नए हैं अगर वो नोट्स बनाने हैं तो देखो, अगर आप कोई भी चैप्टर लिखते हो उसके पीछे आपको ब्लैंक 2-3 पेज छोड़ने, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है आप मॉक टेस्ट देते हो, आपको नए क्वेश्चन मिलते हैं। वैदिक काल आप पढ़ रहे हो, ठीक है, आपने मॉक टेस्ट दिया, उसमें आपको वैदिक काल का कोई क्वेश्चन मिला जो आपके नोट्स में मेंशन नहीं है, तो इसलिए आपको 2-3 पेज फ्री छोड़ने हैं, ताकि अगर आपको कुछ नया मिल रहा है ना तो आपको वहां पर एड ऑन करना है। बार बार नोट्स नहीं बनाने, टाइम बहुत वेस्ट हो जाएगा, लिखते ही रह जाओगे। और जो बच्चा बिना लिखे काम कर रहा है ना वो आगे निकल जाएगा। अभी देखो इतने बड़े हो, एक एक चीज ए फॉर एप्पल लिखना नहीं है ना, ए फॉर एप्पल होता है दिमाग में याद भी रखना है। तो हर एक चीज, एक एक लाइन, एक एक शब्द लिखने का नहीं है, टाइम वेस्ट होगा। अब एक बार खुद से देखो, सेक्शन वाइज उसको डिवाइड करो। एक मैम है हमारे पास, हमारे साथ एड ऑन है, उनकी स्ट्रेटेजी अच्छी है, उन्होंने सेक्शन वाइज डिवाइड कर रखा है अपने अकॉर्डिंग। हर बच्चे की अलग स्ट्रेटेजी होती है, किसी को लगता है कि हमें परसेंटेज और रेशियो एक साथ खत्म करना है ना, SICI एक साथ खत्म करना है, तो बस स्ट्रेटेजी आपको अपनी फॉलो करनी है, आप किस में कंफर्टेबल हो, ठीक है। हर बच्चे का अपना पढ़ाई का स्टेमिना अलग होता है, पढ़ाई का तरीका अलग होता है, इस तरह से अपना अपने हिसाब से आप देखो आपको क्या करना है।
बाकी मैंने आपको ये जो बताया है, ये चीज नोटिस करने वाली है, आप कोई भी टॉपिक पढ़ते हो, कहीं से भी पढ़ते हो, किसी भी टीचर से पढ़ते हो, बट एक बार खुद भी सर्च करके देखना है। किसी भी आप वेबसाइट के थ्रू चेक कर सकते हो। अगर नहीं कर सकते हो तो आप हमको दो टॉपिक, हम आपको एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट निकाल के देंगे, ये हम कर सकते हैं। क्योंकि अभी समय एग्जाम चल रहे हैं, हम आपसे ये नहीं कह सकते कि हम आपको पूरा हिस्ट्री का कंटेंट उठा के दे देंगे, है ना। अगर आप कहीं अटक रहे हो तो आपके लिए हमने चैट डिस्कशन बॉक्स ओपन कर रखा है, आप हमें टॉपिक दो, हम आपको हिस्ट्री की पूरी एग्जाम ओरिएंटेड डिटेल्स निकाल के देंगे। भले ही हम उसके लिए थोड़ा सा लेट वर्कआउट करें, कुछ भी करें, वो हमारी प्रॉब्लम है, ठीक है। जहां अटकते हो वहां हमें बताइए। हिस्ट्री ऐसी चीज है जो आप जितना रिवाइज करेंगे उतना ही अच्छे से प्रिपेयर होगा, और उसके बाद भी आप 100% श्योर ये नहीं कह पाएंगे कि हमने ये टॉपिक 100% तैयार कर लिया है, अगर इससे क्वेश्चन आएगा तो हम कर ही लेंगे। क्योंकि भैया वो एग्जामिनर है, वो कुछ भी कर सकता है। आप एक रचना पढ़ोगे, वो दूसरी पूछ लेगा। ये चीजें हैं, तो थोड़ा सा दिमाग को जगाते हुए काम करना है, ठीक है। अपनी बुक उठाओ, एक बुक उठाओ, सारी नहीं कि सारी इससे पढ़े कि उससे पढ़े, ये चीज से बचना है। अवॉइड दीज थिंग्स, क्लियर। ज्यादा बार बार लिखना नहीं है चीजों को, जो लिखा है सबसे पहले वो प्रिपेयर करो, पहले अपने नोट्स से प्रिपेयर करो, फिर अपनी बुक उठा लो। जो एक्स्ट्रा लग रहा है हमें ये नहीं पता, वो अपने नोट्स में ऐड ऑन कर लेना, ठीक है। चलो, तो इस सेशन को यहाँ पर खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए साथ में बने रहिएगा।